आज हम संपूर्ण डिजास्टर मैनेजमेंट की मैराथन क्लास करेंगे। यूपीपीसीएस और लेखपाल परीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन के इस महत्वपूर्ण अध्याय में हम आपदा प्रबंधन के मूल सिद्धांत और जोखिम वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे। जी। और आज हम सिर्फ परिभाषाएं नहीं समझेंगे, बल्कि ये जानेंगे कि कोई भी सामान्य घटना एक भयानक आपदा का रूप कैसे ले लेती है। तो आज की चर्चा में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू हो जाए। बिल्कुल। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि डिजास्टर यानी आपदा आखिर होती क्या है। इसका एक सूत्र भी है, उस पर बात करेंगे। अच्छा, और फिर वो तीन शब्द जो हमेशा साथ आते हैं, हैजर्ड, वल्नरेबिलिटी और रिस्क, मतलब खतरा, सुभेद्यता और जोखिम। हाँ, इन तीनों में क्या बारीक फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी है। फिर हम आपदाओं के वर्गीकरण को देखेंगे और अंत में सबसे जरूरी परीक्षा के लिए कुछ एग्जाम बूस्टर पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, जब हम आपदा प्रबंधन या डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं, तो इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बचाव कार्य है? नहीं, अब नहीं। देखिए, पहले यही सोच थी कि आपदा आई तो तुरंत जाकर लोगों को बचाओ, राहत सामग्री बांटो। लेकिन वो तो मतलब सिर्फ एक तात्कालिक उपाय हुआ। एक तरह से आग लगने पर कुआं खोदने जैसा। बिल्कुल सही कहा आपने। आधुनिक आपदा प्रबंधन की सोच इससे बहुत आगे की है। ये संसाधनों और जिम्मेदारियों का एक ऐसा मैनेजमेंट है जिससे किसी भी इमरजेंसी में होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके। इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। जैसे मान लीजिए किसी गांव में हर साल बाढ़ आती है, तो आपदा प्रबंधन सिर्फ बाढ़ आने के बाद नाव भेजने का नाम नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है बाढ़ आने से पहले ही वहां के लोगों को अलर्ट करने का सिस्टम बनाना, सुरक्षित ऊंची जगहों पर शेल्टर बनाना और शायद वहां के घरों को ही इस तरह से डिजाइन करना कि वो बाढ़ का पानी झेल सकें। यह है असली प्रबंधन। समझ गया। ये तो पूरी सोच को ही बदल देता है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला टॉपिक, आपदा यानी डिजास्टर है क्या? हाँ, हम अक्सर भूकंप, बाढ़, तूफान को ही आपदा मान लेते हैं, पर तकनीकी रूप से ये सिर्फ घटनाएं हैं। एक वीरान रेगिस्तान में कितना भी बड़ा भूकंप आ जाए, वो आपदा नहीं है। क्योंकि वहां किसी को नुकसान नहीं हो रहा। एग्जैक्टली। कोई भी घटना आपदा तब बनती है जब वो समाज की कार्यप्रणाली में एक गंभीर व्यवधान यानी सीरियस डिस्ट्रप्शन पैदा कर दे, और यहीं पर वो मशहूर सूत्र आता है। हाँ, ये तो मुझे लगता है कई बार एमसीक्यू में पूछा भी गया है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सूत्र है आपदा इज इक्वल टू हैजर्ड यानी खतरा प्लस वल्नरेबिलिटी यानी सुभेद्यता प्लस इनसफिशिएंट कैपेसिटी मतलब अपर्याप्त क्षमता। चलिए इसे कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक गांव नदी के ठीक किनारे बसा है। ठीक है, तो नदी में बाढ़ आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये हुआ हमारा हैजर्ड यानी खतरा। अब उस गांव में ज्यादातर घर मिट्टी के बने हैं, जो पानी के तेज बहाव में टिक नहीं सकते। तो ये क्या हुआ? ये हुई उस गांव की वल्नरेबिलिटी यानी सुभेद्यता। ये वो कमजोरी है, वो दरार है जिससे खतरा अंदर घुसता है। और तीसरा हिस्सा? इनसफिशिएंट कैपेसिटी मतलब गांव वालों के पास न नाव है, न कोई ट्रेनिंग, न कोई चेतावनी का सिस्टम। बस, जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल गईं, बाढ़ का खतरा, मिट्टी के घर और बचाव के साधनों की कमी, तो एक साधारण सी बाढ़ भी एक भयानक आपदा बन जाती है। वाह, मतलब हम खतरे को तो नहीं रोक सकते, पर बाकी दो चीजों पर काम करके आपदा को रोक सकते हैं। बिल्कुल, यही आपदा प्रबंधन का मूल मंत्र है। अब जब नुकसान की बात हो ही रही है, तो दो शब्द आते हैं, डिजास्टर डैमेज और डिजास्टर इम्पैक्ट। सुनने में एक जैसे हैं, पर क्या इनमें कोई फर्क है? हाँ, और ये बहुत जरूरी फर्क है। डिजास्टर डैमेज यानी आपदा क्षति वो है जिसे हम भौतिक रूप में माप सकते हैं, गिन सकते हैं। जैसे 10 किलोमीटर सड़क टूट गई, 50 घर बह गए, 2 पुल तबाह हो गए। ये एक फिजिकल रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है, तो फिर डिजास्टर इम्पैक्ट यानी आपदा प्रभाव क्या है? इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें डैमेज तो शामिल है ही, पर इसके साथ साथ वो मानवीय पहलू भी हैं जिन्हें हम सिर्फ गिन नहीं सकते। जैसे कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितनी चोटें आईं और लोगों पर जो मानसिक तनाव पड़ा, वो सब इम्पैक्ट का हिस्सा है। अच्छा, तो डैमेज बताता है कि क्या टूटा और इम्पैक्ट बताता है कि क्या खोया। बहुत अच्छे से समझाया आपने, बिल्कुल यही बात है। चलिए अब उस सूत्र के तीनों हिस्सों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहला है हैजार्ड यानी खतरा। जी। खतरा कोई भी ऐसी खतरनाक घटना है जिसमें जीवन या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की क्षमता हो।
ये शब्द क्षमता बहुत जरूरी है। और ये सिर्फ प्राकृतिक नहीं होते। नहीं, ये एक आम गलतफहमी है। खतरे दो तरह के होते हैं। पहले हैं नेचुरल हजार्ड्स यानी प्राकृतिक खतरे। जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवात। हाँ, इनको भी हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जियोफिजिकल खतरे जिसमें भूकंप और भूस्खलन आते हैं, फिर हाइड्रोलॉजिकल जिसमें बाढ़ आती है, और क्लाइमेटोलॉजिकल जिसमें सूखा और जंगल की आग, और मीटेरोलॉजिकल जिसमें चक्रवात। सही। और दूसरी कैटेगरी है एंथ्रोपोजेनिक हैजर्ड्स यानी मानव जनित खतरे। मतलब हमारी अपनी गलतियों से पैदा हुए खतरे, जैसे प्रदूषण या कोई केमिकल रिसाव। बिल्कुल। भोपाल गैस त्रासदी इसका एक भयानक उदाहरण है। अब आते हैं दूसरे शब्द पर, वल्नरेबिलिटी यानी सुभेद्यता। ये असल में क्या है? सुभेद्यता वो कमजोरियां हैं जो किसी समुदाय को आपदा के प्रति ज्यादा संवेदनशील बना देती हैं। जैसे कमजोर शरीर वाले व्यक्ति को बीमारी जल्दी पकड़ लेती है ना। हाँ। बस वैसे ही सुभेद्य समाज पर आपदा का असर ज्यादा होता है, और इसके भी कई प्रकार हैं। जैसे कि एक होती है फिजिकल वल्नरेबिलिटी यानी भौतिक सुभेद्यता। इसका एक अच्छा उदाहरण है कि एक लकड़ी का घर भूकंप के लिए शायद ठीक हो, पर वो आग के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। ये बात तो सही है। और आर्थिक? इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी यानी आर्थिक सुभेद्यता। गरीब लोग अक्सर बाढ़ वाले इलाकों में या पहाड़ी ढलानों पर रहने को मजबूर होते हैं, क्योंकि सुरक्षित जमीन बहुत महंगी होती है। यानी गरीबी अपने आप में एक बहुत बड़ी सुभेद्यता है। निश्चित रूप से। फिर है सोशल वल्नरेबिलिटी, सामाजिक सुभेद्यता। बच्चे, बुजुर्ग, दिव्यांग लोग ये आपदा के समय ज्यादा जोखिम में होते हैं। और एक और प्रकार जिसका जिक्र है, एटीट्यूडनल वल्नरेबिलिटी। ये थोड़ा अलग है। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक है। इसका मतलब है किसी समुदाय की सोच। अगर लोग ये मानकर बैठ जाएं कि हम कुछ नहीं कर सकते या हर चीज के लिए बाहरी मदद पर निर्भर रहें, तो ये सोच ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। ये तो बहुत गहरी बात है। अब तीसरा शब्द रिस्क यानी जोखिम, ये इन दोनों से कैसे जुड़ा है? रिस्क असल में इन दोनों का नतीजा है। ये किसी निश्चित समय में होने वाले संभावित नुकसान का माप है। इसका भी एक समीकरण है। क्या है वो? जी। रिस्क इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हैजर्ड इनटू डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी। मतलब किसी खतरे के आने की कितनी संभावना है, उसे हम उस जगह की कमजोरियों की डिग्री से गुणा कर देते हैं। तो जहां खतरा भी ज्यादा है और कमजोरियां भी, वहां जोखिम सबसे ज्यादा होगा। बिल्कुल। और इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा कोड भी है, HARV, जैसे फसल की हार्वेस्टिंग होती है। HARV ये कैसे काम करता है? H से हैजर्ड यानी खतरा क्या है, V से वल्नरेबिलिटी यानी कमजोरी क्या है, A से एटीट्यूडनल यानी सोच कैसी है, और जब ये सब मिलते हैं तो बनता है R यानी रिस्क, नुकसान कितना होगा। वाह, ये तो याद रखने में काफी आसान है। HARV, बहुत अच्छा। अब आपदाओं के वर्गीकरण पर आते हैं। जी। पहला वर्गीकरण है स्रोत के आधार पर। एक तो है नेचुरल यानी प्राकृतिक, जैसे भूकंप। दूसरा मानव जनित, एंथ्रोपोजेनिक, जैसे कोई गैस रिसाव। और एक तीसरी बहुत दिलचस्प कैटेगरी है सोशियो नेचुरल, सामाजिक प्राकृतिक। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें होता तो प्राकृतिक खतरा है, पर इंसान की हरकतें उसे आपदा बना देती हैं। जैसे शहरों में बाढ़, भारी बारिश तो प्राकृतिक है, पर नालियों का जाम होना और तालाबों पर कब्जा कर लेना, ये मानवीय कारण है। बिल्कुल। जब ये दोनों मिलते हैं तो शहर डूब जाता है। ये सोशियो नेचुरल डिजास्टर है। ये तो आजकल हर शहर की कहानी है। और दूसरा वर्गीकरण? वो है अवधि के आधार पर। रैपिड ऑनसेट यानी त्वरित शुरुआत वाली आपदाएं। ये अचानक आती हैं, जैसे भूकंप, चक्रवात, जिनके लिए तैयारी का समय नहीं मिलता। सही। और दूसरी है स्लो ऑनसेट यानी मंद शुरुआत वाली। इन्हें क्रीपिंग इमरजेंसीज भी कहते हैं, रेंगने वाली आपात स्थिति। रेंगने वाली, ये तो बड़ा अजीब नाम है। क्योंकि ये धीरे धीरे महीनों या सालों में अपना असर दिखाती हैं। जब तक हमें पता चलता है, बहुत देर हो चुकी होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा? सूखा, ड्रॉट। सूखा एक दिन में नहीं आता, वो धीरे धीरे जमीन की नमी सोखता है, फसलें बर्बाद करता है और आखिर में एक भयानक आपदा बन जाता है। ये खामोश दुश्मन है। ये सब जानने के बाद अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जो सीधे सीधे परीक्षा से जुड़ा है। जी। एग्जाम बूस्टर पॉइंट्स। ध्यान दीजिए, ये यूपी पीसीएस के लिए सीधा सवाल है। जी। पहला पॉइंट, भारत के आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में क्या बड़ा बदलाव आया है? सबसे बड़ा बदलाव ये है कि भारत अब रिस्पॉन्स सेंट्रिक यानी प्रतिक्रियावादी के बजाय
प्रोएक्टिव यानी निवारक दृष्टिकोण अपना रहा है। आसान भाषा में इसका मतलब? पहले हम आपदा आने के बाद बचाव कार्य करते थे, अब हम आपदा को आने से रोकने या उसके प्रभाव को पहले से ही कम करने पर जोर दे रहे हैं। बहुत जरूरी बदलाव है ये। और दूसरा पॉइंट? ये इसी से जुड़ा है। अब जोर 3 Rs यानी रेस्क्यू, रिलीफ, रेस्टोरेशन से हटकर 3 Ps पर आ गया है। 3 Ps? हाँ, प्रिवेंशन यानी निवारण, प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी और प्रूफिंग यानी आपदा रोधी बनाना। अब हम समस्या की जड़ पर काम कर रहे हैं। शानदार। तीसरा पॉइंट, सीधा सवाल, क्रीपिंग इमरजेंसीज का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? सूखा यानी ड्रॉट, ये याद रखना है। और चौथा महत्वपूर्ण तथ्य, वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया। इसका तीसरा संस्करण 2019 में BMTPC यानी बिल्डिंग मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन काउंसिल द्वारा जारी किया गया। साल और संस्था दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया। ये तो वाकई सीधे सवाल है। चलिए अब जाने से पहले एक बार फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं। एक रैपिड फायर रिवीजन। जरूर। आपदा का सूत्र क्या है? खतरा प्लस सुभेद्यता प्लस अपर्याप्त क्षमता। जोखिम का सूत्र? खतरे की संभावना गुणा सुभेद्यता की डिग्री। मंद शुरुआत वाली आपदा या क्रीपिंग इमरजेंसी। सूखा। भारत का नया दृष्टिकोण कैसा है? प्रतिक्रियावादी से निवारक, रिस्पॉन्स सेंट्रिक टू प्रोएक्टिव। 3R से किसकी ओर बदलाव हुआ है? 3P की ओर। और वल्नरेबिलिटी एटलस? 2019 BMTPC द्वारा। बहुत खूब। मुझे लगता है आज की चर्चा से ये पूरा अध्याय एकदम स्पष्ट हो गया होगा। उम्मीद तो यही है। इस अध्याय से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अध्याय की ओर। नमस्ते दोस्तों। UPBCS और लेखपाल परीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के इस महत्वपूर्ण अध्याय में हम आपदा प्रबंधन चक्र, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल पर चर्चा करेंगे। जब भी हम आपदा शब्द सुनते हैं ना, तो मन में अक्सर तबाही की तस्वीरें आती हैं। हाँ बिल्कुल, बाढ़, भूकंप, तूफान। लेकिन आपदा का प्रबंधन सिर्फ उस घटना के दौरान तो नहीं होता। ये तो एक लगातार चलने वाला चक्र है, जैसे दिन और रात। यही बात सबसे जरूरी है, ये समझना कि आपदा प्रबंधन एक रिएक्शन नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया? हाँ, इसमें आपदा से पहले की तैयारी और बाद का जो पुनर्निर्माण है, दोनों ही बराबर महत्वपूर्ण है। तो इस चक्र के मुख्य हिस्से क्या हैं? मतलब इसे आसानी से कैसे समझा जा सकता है? देखिए, इस पूरे चक्र को हम मुख्य रूप से 2 चरणों मतलब 2 फेजेस में बांटते हैं। 2 चरण, ठीक है। पहला है प्री डिजास्टर फेज, यानी आपदा पूर्व चरण। आपदा से पहले का चरण। उसे क्राइसिस मैनेजमेंट या संकट प्रबंधन कहा जाता है। मतलब एक में हम जोखिम को मैनेज कर रहे हैं और दूसरे में संकट को। सही पकड़ा। एक में नुकसान होने से बचा रहे हैं, दूसरे में नुकसान होने के बाद हालात को संभाल रहे हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो पहले चरण से शुरू करते हैं, प्री डिजास्टर फेज। इसमें क्या क्या आता है? इसमें 3 मुख्य गतिविधियां हैं। पहली है प्रिवेंशन यानी रोकथाम। रोकथाम मतलब आपदा को होने से ही रोक देना। हाँ, कोशिश तो यही होती है अगर हो सके तो। और दूसरी है मिटिगेशन यानी अल्पीकरण। अल्पीकरण। और तीसरी है प्रिपेयर्डनेस यानी तैयारी। अच्छा, एक मिनट, ये जो प्रिवेंशन और मिटिगेशन है, रोकथाम और अल्पीकरण, इनमें क्या फर्क है? ये सुनने में बहुत मिलते जुलते लगते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, प्रिवेंशन का लक्ष्य होता है खतरे को पूरी तरह से ही खत्म कर देना, जो हमेशा मुमकिन नहीं होता। बिल्कुल। जैसे हम बाढ़ को पूरी तरह रोक नहीं सकते, यहीं पर मिटिगेशन यानी अल्पीकरण का रोल आता है। इसका मतलब है कि अगर आपदा रोक नहीं सकते तो उसके प्रभाव को कम कर दो। अच्छा, जैसे कि? जैसे मान लीजिए भूकंप को हम रोक नहीं सकते, ये प्रिवेंशन के बाहर है, लेकिन हम भूकंप रोधी इमारतें बनाकर नुकसान कम कर सकते हैं, ये मिटिगेशन है। समझ गए। तो प्रिवेंशन एक आदर्श स्थिति है और मिटिगेशन एक व्यवहारिक समाधान। और तीसरा था प्रिपेयर्डनेस। हाँ, तैयारी। इसका मतलब है कि हम मानकर चल रहे हैं कि आपदा आएगी ही और हम उससे निपटने के लिए पहले से पूरी तरह तैयार हैं। अरे वाह, इसे याद रखने का एक मजेदार तरीका है, PMP। PMP? हाँ, जैसे प्रधानमंत्री प्लान, प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस। बहुत बढ़िया। और अब दूसरा चरण, पोस्ट डिजास्टर फेज। इसमें 5 R आते हैं। 5 R? हाँ, रिलीफ, रिस्पॉन्स, रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन और रिकवरी। पर उस पर आने से पहले तैयारी पर थोड़ा और बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। आजकल इसमें क्या नया हो रहा है? यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया है। पहले आपदा प्रबंधन का मतलब सिर्फ 3 Rs होता था। 3 Rs? रेस्क्यू,
रिलीफ, रिस्टोरेशन। मतलब बचाव, राहत और बहाली। ये तो सब आपदा आने के बाद की बातें हैं। एग्जैक्टली लेकिन अब जोर 3 P's पर है। प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस और प्रूफिंग, यानी रोकथाम, तैयारी और सुरक्षित बनाना। एक और आसान कोड PPP, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। हाँ, कह सकते हैं। तो इस तैयारी में कई चीजें शामिल हैं। जैसे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देना, जरूरी उपकरणों का स्टॉक रखना और सबसे जरूरी अर्ली वार्निंग सिस्टम EWS को स्थापित करना। पूर्व चेतावनी प्रणाली। हाँ, और लोगों को सुरक्षित निकालने की योजनाएं बनाना, मतलब निकासी योजनाएं। अब बात करते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी DRR की। ये क्या है? क्या ये तैयारी का ही दूसरा नाम है? नहीं, DRR एक ज्यादा व्यापक अवधारणा है, एक पूरी सोच है। इसका मतलब है कि हम व्यवस्थित प्रयासों से आपदा के जोखिमों को ही कम कर दें। अच्छा। इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री का 10 सूत्रीय एजेंडा बहुत महत्वपूर्ण है। उस एजेंडे के कुछ मुख्य बिंदु क्या हैं जो हमारे दोस्तों को याद रखने चाहिए? देखिए, इसमें सबसे प्रमुख बात है कि सभी विकास योजनाओं में DRM सिद्धांतों को शामिल करना। मतलब कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का ध्यान रखा जाए। बिल्कुल। दूसरा है सभी के लिए रिस्क कवरेज, मतलब बीमा सुनिश्चित करना। ये बहुत जरूरी है। तीसरा, आपदा प्रबंधन में महिलाओं का नेतृत्व बढ़ाना। और चौथा, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना। और एक और था शायद, स्थानीय क्षमता। हाँ, लोकल कैपेसिटी को मजबूत करना, क्योंकि किसी भी आपदा में सबसे पहले मदद के लिए तो स्थानीय लोग ही आते हैं। इन 10 बिंदुओं को याद रखने के लिए एक देसी कोड भी बना सकते हैं। विकास, बीमा, नारी, मैप, टेक। ये अच्छा है। मतलब विकास में DRM लाओ, बीमा कराओ, नारी को आगे लाओ, मैप बनाओ और टेक इस्तेमाल करो। शानदार। चलिए, अब चक्र के दूसरे हिस्से पर आते हैं। आपदा के बाद सबसे पहले राहत और पुनर्वास की बात करते हैं। हाँ, तो पोस्ट डिजास्टर फेज में सबसे पहला है रिलीफ एंड रिस्पॉन्स, यानी राहत और प्रतिक्रिया। ये तुरंत शुरू हो जाता होगा? एकदम तत्काल। इसमें सबसे पहला काम होता है खोज और बचाव का, सर्च एंड रेस्क्यू। लोगों तक भोजन, पानी, दवा जैसी बुनियादी जरूरतें पहुंचाई जाती हैं और अस्थायी आश्रय बनाए जाते हैं। यहाँ पर NDMA के जो न्यूनतम राहत मानक है, हाँ। वो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल। जैसे महिलाओं के लिए प्रतिदिन न्यूनतम 2400 किलो कैलोरी भोजन और पानी। हर व्यक्ति के लिए रोज कम से कम 3 लीटर पानी, और विधवाओं और अनाथों की विशेष देखभाल का भी प्रावधान है। ठीक है। राहत के बाद आता है रिहेबिलिटेशन, यानी पुनर्वास। हाँ, इसमें सड़क, बिजली जैसी जरूरी सेवाओं को फिर से शुरू किया जाता है और प्रभावित लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता भी दी जाती है। और अंत में आता है रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्निर्माण। इसमें और पुनर्वास में क्या फर्क है? ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। पुनर्वास में अस्थायी सुधार होते हैं, लेकिन पुनर्निर्माण का मतलब है टूटे हुए घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से फिर से बनाना। अच्छा। और यहाँ एक सिद्धांत काम करता है, बिल्ड बैक बेटर, BBB। बिल्ड बैक बेटर मतलब सिर्फ जैसा था वैसा नहीं बनाना? नहीं, बल्कि भविष्य के खतरों को ध्यान में रखते हुए पहले से ज्यादा मजबूत और सुरक्षित बनाना। ये तो बहुत ही अच्छी सोच है। हाँ, और जब पुनर्वास का चरण समाप्त हो जाता है तो पुनर्निर्माण का काम जिला प्रशासन, मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लेता है। ध्यान दीजिए, ये UPPCS के लिए सीधा सवाल है। अब हम कुछ ऐसे तथ्यों पर नजर डालेंगे जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जरूर। पहला, भारत का पहला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान यानी NDMP साल 2016 में आया था। 2016? और इसे 2019 में अपडेट किया गया। ठीक है, 2016 और 2019। दूसरा है आपदा मित्र स्कीम। इसके तहत सरकार सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित 30 जिलों में सामुदायिक स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग दे रही है। लोकल लेवल पे तैयारी। बिल्कुल। तीसरा, भारत ने 2016 में CDRI की घोषणा की थी, कोalition फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI। हाँ। और चौथा, सेंडाई फ्रेमवर्क। इसकी अवधि है 2015 से 2030। यह हाइगो फ्रेमवर्क के बाद आया है। 2015 से 2030, ये याद रखना होगा। हाँ, ये तारीखें MCQ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमने आपदा प्रबंधन चक्र को पूरी तरह से समझ लिया, आपदा से पहले की तैयारी से लेकर बाद के बेहतर पुनर्निर्माण तक। चलिए जल्दी से मुख्य वर्ष और फ्रेमवर्क दोहरा लेते हैं। NDMP 2016 और 2019, CDRI 2016 और सेंडाई फ्रेमवर्क
2015 से 2030 तक। जाने से पहले एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, बिल्ड बैक बेटर का सिद्धांत सिर्फ इमारतों पर लागू होता है या हम इसे आपदा के बाद अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं? इस अध्याय से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने अगले अध्याय की ओर। नमस्ते दोस्तों, यूपीपीसीएस और लेखपाल परीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट के इस महत्वपूर्ण अध्याय में हम भारत में आपदा प्रबंधन और प्राकृतिक खतरों पर चर्चा करेंगे। आज हम सिर्फ तथ्यों की लिस्ट नहीं देखेंगे, बल्कि एक कहानी समझेंगे। एक कहानी? जी, ये कहानी है भारत के उस बदलाव की जिसमें हम हर आपदा के बाद सिर्फ राहत और बचाव करने वाले देश से एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़े हैं जो आपदा आने से पहले ही तैयारी करने पर जोर देती है। मतलब आग लगने पर कुआं खोदने वाली आदत से लेकर पहले से पानी तैयार रखने तक का सफर। बिल्कुल। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। 2005 के उस बड़े बदलाव से पहले भारत में होता क्या था? मतलब हमारा तरीका कैसा था आपदाओं से निपटने का? देखिए, कहानी शुरू होती है 1990 के दशक से। तब हमारे पास कृषि मंत्रालय के अंदर एक छोटा सा आपदा प्रबंधन सेल हुआ करता था। कृषि मंत्रालय, ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, आज सुनने में लगता है ऐसा इसलिए क्योंकि तब आपदा का मतलब मुख्य रूप से बाढ़ या सूखा ही माना जाता था, जिसका सीधा असर खेती पर पड़ता था। अच्छा, इसलिए कृषि मंत्रालय। जी, हमारा पूरा दृष्टिकोण था रिलीफ सेंट्रिक, यानी प्रतिक्रिया आधारित। आपदा आई, फिर हमने राहत शिविर लगाए, खाना बांटा और फिर अगली आपदा का इंतजार किया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमें जड़ से सोचने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। 26 दिसंबर 2004, भारतीय इतिहास का वो काला दिन जब सुनामी ने हमारे हजारों किलोमीटर के तटीय इलाकों में तबाही मचा दी। वो तो भयानक था। उस एक घटना ने हमें आईना दिखा दिया। हमने सीखा कि सिर्फ राहत और बचाव काफी नहीं है। जब तक हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, तटीय क्षेत्रों की मैपिंग और लोगों को प्रशिक्षित करने की योजना नहीं होगी, हम हमेशा आपदा के पीछे ही भागते रहेंगे। और इसी सबक का नतीजा था आपदा प्रबंधन अधिनियम। एकदम। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। 2005 मतलब इस कानून को आए हुए लगभग 2 दशक हो चुके हैं। इसने जमीनी स्तर पर क्या बदला? बहुत अच्छा सवाल है। इस एक्ट ने 3 बड़े काम किए। पहला, इसने आपदा की परिभाषा को व्यापक बनाया। दूसरा, इसने प्रतिक्रिया से हटकर तैयारी, रोकथाम और शमन पर जोर दिया। और तीसरा, इसने एक मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार किया, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। जी, और इसे याद रखने का एक बहुत ही सरल तरीका है PMCM-DM। अच्छा, PMCM-DM मतलब जो लोग देश, प्रदेश और जिला चलाते हैं वही आपदा प्रबंधन की कमान भी संभालते हैं। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है। एकदम सही। राष्ट्रीय स्तर पर है NDMA, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसकी कमान सीधे प्रधानमंत्री के हाथ में होती है, यानी PM। फिर राज्य स्तर पर है SDMA, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, CM। और सबसे महत्वपूर्ण जमीनी स्तर पर यानी जिला स्तर पर है DDMA, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी करते हैं। DM। तो ये हो गया PM, CM और DM। जी, ये संरचना तो स्पष्ट है, पर ये प्राधिकरण तो सिर्फ नीतियां और योजनाएं बनाएंगे। जमीन पर असल बचाव का काम करने के लिए क्या हमारे पास कोई विशेष फोर्स भी है? निश्चित रूप से, और यही इस एक्ट की सबसे बड़ी देन है। समन्वय के लिए जो नोडल मंत्रालय है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यानी गृह मंत्रालय, MHA। और इसी के तहत आती हैं हमारी विशेषज्ञ बचाव टीम NDRF, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। NDRF की टीमें तो हर आपदा में सबसे पहले पहुंचती हैं। बिल्कुल। वर्तमान में इसकी 12 बटालियन है जो देश के अलग अलग हिस्सों में तैनात रहती हैं, और इन सभी लोगों की ट्रेनिंग और रिसर्च के लिए NIDM, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है। और इन सब महत्वपूर्ण कामों के लिए वित्तीय व्यवस्था क्या है? क्योंकि बिना पैसे के तो कोई योजना सफल नहीं हो सकती। इसके लिए भी 2 स्तरीय व्यवस्था है। केंद्र स्तर पर है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, यानी NDRF, और राज्यों के स्तर पर है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, यानी SDRF। तो हमने ढांचा समझ लिया, पर यह ढांचा बनाना ही क्यों पड़ा? भारत इन आपदाओं के प्रति इतना संवेदनशील या कहें कि वल्नरेबल क्यों है? कुछ आंकड़े तो वाकई में डराते हैं। आप ये जानकर हैरान होंगी कि भारत का कोई कोना ऐसा नहीं है जो सुरक्षित हो। करीब 85% जमीन ऐसी है जहां कभी भी कोई ना कोई आपदा आ सकती है। 85%? जी। देश का 57% हिस्सा हाई साइस्मिक जोन्स यानी
उच्च भूकंपीय क्षेत्रों में आता है। आधे से ज्यादा? लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र फ्लड प्रोन है, 68% क्षेत्र सूखे के प्रति संवेदनशील है और देश की 8% भूमि चक्रवात की सीधी चपेट में आ सकती है। ये आंकड़े बताते हैं कि आपदा प्रबंधन हमारे लिए कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत है। बिल्कुल। तो चलिए इन आंकड़ों को और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस आपदा से जिसका पूर्वानुमान लगाना सबसे मुश्किल है, भूकंप। भूकंप यानी पृथ्वी की पपड़ी, अर्थ क्रस्ट का अचानक कांपना। इसका पहले से पता लगाना लगभग नामुमकिन है। इसे दो मुख्य पैमानों पर मापा जाता है। हाँ, ये रिक्टर और मर्केली स्केल। परिमाण मापता है, मतलब कितनी ऊर्जा निकली। और दूसरा है मर्काली स्केल, जो उसकी इंटेंसिटी यानी तीव्रता मापता है, मतलब किसी खास जगह पर उसका असर कैसा हुआ, कितना नुकसान हुआ। परीक्षा में अक्सर इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। जरूर। इसके लिए एक कोड याद रख सकते हैं, RMMI। RMMI यानी रिक्टर मैग्नीट्यूड और मर्काली इंटेंसिटी। ये तो आसान है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा अपडेट है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। अपडेट? जी, भारत के साइज्मिक जोनिंग मैप को संशोधित करने की बात चल रही है। अब तक हमारे पास 4 जोन थे, जोन 2, 3, 4 और 5। लेकिन नए प्रस्तावित मैप में एक नया जोन 6 जोड़ने की बात हो रही है। जोन 6? इसे सुपर क्रिटिकल कहा जा रहा है। हाँ। इस जोन 6 में पूरे हिमालयी क्षेत्र को जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक रखने का प्रस्ताव है। और उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है? ये तो यूपीपीसीएस के लिए सीधा सवाल हो सकता है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के 75 में से 58 जिले उच्च जोखिम वाले जोन यानी जोन 4 में आते हैं। 75 में से 58? जी। अगर आप यूपी के मैप को देखें तो नेपाल से लगा हुआ पूरा तराई क्षेत्र और पश्चिमी यूपी का बड़ा हिस्सा इसमें शामिल है। ये तो जमीन की बात हुई, पर जब यही शक्ति समुद्र के नीचे से आती है तो हम सुनामी की बात करते हैं। एकदम। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हार्बर वेव, यानी बंदरगाह पर आने वाली लहर। और 2004 के बाद हमने इसके लिए कोई तैयारी की है, कोई वार्निंग सिस्टम? हाँ बिल्कुल। हमने हैदराबाद में INCOIS मतलब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज को स्थापित किया है। ये हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम का नोडल केंद्र है। और ज्वालामुखी की बात करें तो भारत में स्थिति क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय एक्टिव ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड ये अंडमान में है ना? जी, अंडमान द्वीप समूह में। एक और था नारकोंडम, लेकिन वो अब विलुप्त माना जाता है। तो हमने देखा कि कैसे जमीन के नीचे की हलचल भूकंप और सुनामी लाती है। लेकिन भारत में एक ऐसी आपदा है जो जमीन के नीचे से नहीं बल्कि आसमान से बरसती है। मैं बात कर रही हूँ बाढ़ की। और ये भारत की सबसे आम आपदा है। 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ प्रवण है। इसके कारण क्या हैं? भारी बारिश के अलावा भारी वर्षा तो है ही, साथ में नदियों में गाद, सिल्टेशन का जमा होना और नदी के किनारों पर अतिक्रमण। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है वो दुनिया के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में से है। पर अब तो बाढ़ सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। हमारे शहर जो विकास के प्रतीक माने जाते हैं वो भी अब डूब रहे हैं। ये अर्बन फ्लड्स इतनी खतरनाक क्यों होती जा रही हैं? ये सामान्य बाढ़ से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये अचानक और बहुत तेजी से आती है। क्यों? इसका कारण हमारे शहरों का विकास मॉडल है। हमने कच्ची जमीन छोड़ी ही नहीं, हर जगह कंक्रीट बिछा दिया। पानी को सोखने की जगह ही नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है और कुछ ही घंटों में शहर झील बन जाता है। तो क्या हमें स्पंज सिटीज जैसे कॉन्सेप्ट्स पर सोचने की जरूरत है जहां शहर बारिश के पानी को सोख सके? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। स्पंज सिटीज भविष्य का रास्ता है और सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। अच्छा। जी, हाल के अपडेट के अनुसार केंद्र सरकार ने अर्बन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम का दूसरा चरण शुरू किया है और इसमें उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर शहर भी शामिल हैं। ये तो बहुत जरूरी जानकारी है। हाँ। अब मैदानों से पहाड़ों की ओर चलते हैं। वहां बारिश एक और बड़ा खतरा लेकर आती है, भूस्खलन। लैंडस्लाइड्स। भारत का लगभग 15% हिस्सा इससे प्रभावित है, खासकर हिमालय और पश्चिमी घाट। हाल ही में केरल का वायनाड भूस्खलन एक बड़ा उदाहरण है। कई बार हम बादल फटने की घटना के बारे में भी सुनते हैं। ये असल में होता क्या है? नहीं, बादल गुब्बारा नहीं है जो फट जाएगा, ये एक तकनीकी शब्द है। अच्छा। जब एक बहुत छोटे से क्षेत्र, मान लीजिए 20-30 वर्ग किलोमीटर के दायरे में 1 घंटे के अंदर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाए तो उसे बादल फटना कहते हैं। 10 सेंटीमीटर? जी। इसे याद रखने का एक देसी तरीका है घड़ा फूटा। जैसे पानी से भरा घड़ा अचानक फूट जाता है, वैसे ही बादल का पानी एक साथ जमीन पर गिरता है। अब बात करते हैं चक्रवात की। बंगाल की खाड़ी का तो जैसे इनसे पुराना रिश्ता है। साइक्लोन मतलब कम दबाव का एक घूमता हुआ सिस्टम,
और ये याद रखना जरूरी है कि बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की तुलना में ज्यादा और तीव्र चक्रवात आते हैं। हाल के कुछ चक्रवातों के नाम। हाँ, रिमाल, डोना और बिपरजॉय, ये नाम परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हमने पानी से होने वाली आपदाओं की बात की। अब उस आपदा पर आते हैं जो पानी की कमी से होती है, सूखा। सही कहा। ड्रॉट एक स्लो ऑनसेट आपदा है। ये धीरे धीरे आती है और इसका असर बहुत गहरा होता है। इसके 3 प्रकार हैं: मौसम संबंधी, कृषि और जल विज्ञान संबंधी। और इसके लिए कोई नया अपडेट? जी, सरकार ने सूखे से निपटने के लिए एक नया क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान 2024 जारी किया है। अब गर्मी और सर्दी की चरम स्थितियों पर आते हैं। पहले लू या हीट वेव। इस साल उत्तर भारत ने जो झेला है वो अविश्वसनीय था। IMD के अनुसार जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पार कर जाए और ये सामान्य से 5-6 डिग्री ज्यादा हो तो उसे लू कहते हैं। और वो जो फील वाली गर्मी होती है उसका क्या? बिल्कुल सही पॉइंट। इसी को देखते हुए अब IMD ने हीट इंडेक्स जारी करना शुरू कर दिया है, जो ये बताता है कि तापमान के साथ नमी को मिलाकर गर्मी असल में कितनी ज्यादा महसूस हो रही है। ये एक बहुत जरूरी कदम है। और सर्दियों में इसका उल्टा यानी शीतलहर। कोल्ड वेव मुख्य रूप से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। हाल के वर्षों में यूपी और पंजाब में रिकॉर्ड कोल्ड डे की स्थिति देखी गई है। और अंत में जंगलों की आग या वाइल्ड फायर। यह एक बड़ी और बढ़ती हुई आपदा है। भारत के लगभग 54.4% जंगल आग की चपेट में आ सकते हैं। इसमें सबसे खतरनाक होती है क्राउन फायर, जो पेड़ों के ऊपरी हिस्सों में फैलती है। उत्तराखंड की घटनाओं के बाद इस पर कुछ एक्शन हुआ है? हाँ, सरकार ने फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम का बजट भी बढ़ाया है। ये तो खतरों की पूरी लिस्ट हो गई। अब परीक्षा के लिहाज से कुछ सबसे जरूरी बिंदुओं पर आते हैं जिन्हें हम MCQ गोल्ड कह सकते हैं। बिल्कुल, ध्यान दीजिए, ये UPPCS के लिए सीधे सवाल हो सकते हैं। ठीक है, एक रैपिड फायर करते हैं। NDMA के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, आपदा प्रबंधन अधिनियम का वर्ष, 2005, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, बैरन आइलैंड, रिक्टर स्केल क्या मापता है, परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, सेंडाई फ्रेमवर्क का समय, 2015 से 2030, और आपदा प्रबंधन के लिए नोडल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, MHA। चलिए, अब जाने से पहले 30 सेकंड में एक त्वरित रिवीजन करते हैं। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005, त्रिस्तरीय संरचना, PM-CM-TM, NDRF की 12 बटालियन, प्रस्तावित नया भूकंपीय जोन 6, सुनामी वार्निंग सेंटर इनकोएस, हैदराबाद, सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड, शहरी बाढ़ कार्यक्रम में यूपी के शहर लखनऊ, कानपुर, हाल के चक्रवात रेमल, दाना, बिपरजॉय, और गर्मी की असल चुभन बताने वाला नया टूल हीट इंडेक्स। इन सभी खतरों और सरकारी योजनाओं को देखकर एक सवाल मन में उठता है। हम भूकंप, बाढ़, चक्रवात जैसी ज्ञात आपदाओं के लिए तो तैयारी कर रहे हैं, पर जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां बढ़ रही हैं, क्या हमारा मौजूदा आपदा प्रबंधन ढांचा भविष्य की अज्ञात और अधिक गंभीर आपदाओं के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये एक विचारणीय प्रश्न है। इस अध्याय से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अध्याय की ओर। नमस्ते दोस्तों, UPPCS और लेखपाल परीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के इस महत्वपूर्ण अध्याय में हम मानव जनित आपदाएं और वैश्विक प्रबंधन ढांचा पर चर्चा करेंगे। हाँ, बिल्कुल। आज हम उन आपदाओं की कहानी में उतरेंगे जो प्रकृति के कहर से नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि इंसानी गलतियों या गलतियों से पैदा होती हैं। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी विषय है। हम इंसानी गलतियों के सफर पर निकलेंगे, एक अदृश्य वायरस से लेकर हमारी अपनी फैक्ट्रियों से रिश्ते जहर तक, और फिर उन वैश्विक बैठकों तक जहां दुनिया ने इन गलतियों से सबक सीखने की कोशिश की। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ हादसों की नहीं है, बल्कि उनसे सीखने की भी है। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आपदाएं पैदा कैसे होती हैं और इनसे निपटने के लिए हमारे पास वो कानूनी और संस्थागत हथियार क्या हैं। सही। परीक्षा के नजरिए से देखें तो ये कहानी तथ्यों और तर्कों का एक खजाना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, एक ऐसे दुश्मन से जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसने हाल ही में पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया था, जैविक आपदाएं। सही कहा। देखिए, बायोलॉजिकल डिजास्टर्स मतलब कि जैविक आपदाएं, जी, इनका सीधा सा मतलब है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्मजीव, या फिर कह सकते हैं उनके जो जहरीले उत्पाद होते हैं, अच्छा, उनकी वजह से जब बड़े पैमाने पे बीमारी फैले या विकलांगता हो या फिर मौत हो। ये एक अदृश्य हमला है। और इसके भी प्रकार होते होंगे। हाँ,
इसके दो मुख्य चेहरे हैं। एक तो है प्राकृतिक, जब कोई बीमारी स्वाभाविक रूप से फैलती है, जैसे एपिडेमिक मतलब महामारी जो किसी एक इलाके में फैलती है, या फिर पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी जो सरहदें लांघकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेती है। और इसका दूसरा चेहरा तो वो तो और भी ज्यादा डरावना है। जी, दूसरा चेहरा है मानव निर्मित। इसमें बायोलॉजिकल वॉरफेयर मतलब जैविक युद्ध और बायोटेररिज्म यानी जैव आतंकवाद शामिल हैं, जहां जानबूझकर इन्हें हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, ये एक सोचा समझा हमला है। और ये फैलते कैसे हैं? अगर इनके रास्ते पता हो तो शायद हम इनसे बचने के लिए बेहतर किलेबंदी कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। इनके फैलने के 3 मुख्य रास्ते हैं। पहला है वाटरबॉर्न मतलब जल जनित, दूषित पानी से। हाँ, दूषित पानी जैसे हैजा, कॉलेरा और टाइफाइड। दूसरा है वेक्टरबॉर्न मतलब वाहक जनित, जैसे मच्छर वगैरह। एकदम सही, जब कोई कीड़ा या जानवर बीमारी को एक इंसान से दूसरे तक ले जाता है, जैसे डेंगू, मलेरिया। और तीसरा वो है एयरबॉर्न, वायुजनित। जी, जो हवा के जरिए फैलता है और सबसे तेजी से फैलता है, जैसे इन्फ्लुएंजा। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है, जब ऐसी कोई आपदा आती है तो जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार का कौन सा विभाग मोर्चा संभालता है? क्योंकि परीक्षाओं में नोडल एजेंसी के बारे में अक्सर पूछा जाता है। इसके लिए एक आसान सा कोड याद रख सकते हैं, घर स्वस्थ चेक। घर स्वस्थ चेक, ठीक है। स्वस्थ से याद रखिए हेल्थ मिनिस्ट्री यानी स्वास्थ्य मंत्रालय। यह प्राकृतिक रूप से फैलने वाली महामारियों एपिडेमिक्स के प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी है। ओके। लेकिन जब स्थिति बायोलॉजिकल वॉरफेयर यानी जैविक युद्ध जैसी गंभीर हो, जो कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है, तब तो घर से याद रखिए होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय जिम्मेदारी संभालता है। हाँ। ये वर्गीकरण खतरे की गंभीरता पर आधारित है। ध्यान दीजिए, ये यूपीपीसीएस के लिए सीधा सवाल है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो वाकई दिलचस्प है कि कोविड-19 जैसी आधुनिक महामारी को नियंत्रित करने के लिए हमें 100 साल से भी ज्यादा पुराने ब्रिटिश काल के कानून एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897 का सहारा लेना पड़ा। जी, ये दिखाता है कि कानून कैसे समय के साथ प्रासंगिक बने रहते हैं। हाँ। हालांकि कोविड-19 भारत की पहली अखिल भारतीय जैविक आपदा थी, जिसे मुख्य रूप से नए और ज्यादा शक्तिशाली कानून डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत नियंत्रित किया गया। अच्छा, तो नया कानून भी इस्तेमाल हुआ। हाँ, और ये एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि पहली बार इस कानून की असली ताकत का परीक्षण इतने बड़े पैमाने पर हुआ। पुराने कानून ने नींव दी और नए कानून ने उस पर एक मजबूत ढांचा खड़ा किया। जैविक आपदाएं तो अदृश्य दुश्मन हैं, लेकिन कभी-कभी दुश्मन हमारी अपनी बनाई फैक्ट्रियों के अंदर ही बैठा होता है, जैसा कि हमने भोपाल में देखा। उफ, जहां एक लापरवाही ने पूरे शहर को गैस चेंबर में बदल दिया। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी एक औद्योगिक रासायनिक आपदा का सबसे दर्दनाक अध्याय है। जी। यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड मतलब MIC गैस का रिसाव हुआ और उसने रातों रात हजारों जानें ले लीं। और इसके ट्रेजेडी ये है कि आज भी उसकी पीढ़ियां उस जहर का असर झेल रही हैं। ऐसी भयानक गलतियां होती क्यों हैं? क्या ये सिर्फ मशीनों की खराबी होती है या इसके पीछे और भी वजह हैं? आमतौर पर 3 मुख्य वजह होती हैं। पहला तो है सिस्टम फेलियर, जब मशीनरी या सुरक्षा उपकरणों में कोई खराबी आ जाए। दूसरा मानवीय त्रुटि, जो सबसे आम है। और तीसरा कारण बड़ा दिलचस्प है। क्या? कभी-कभी प्राकृतिक आपदाएं भी औद्योगिक आपदाओं को जन्म दे देती हैं। जैसे 2001 में गुजरात के कंडला में भूकंप आया था। हाँ, याद है। उस भूकंप के दौरान कई केमिकल यूनिट से खतरनाक रिसाव हुआ था। मतलब एक आपदा दूसरी आपदा को न्योता दे देती है। भोपाल त्रासदी ने जरूर हमारे देश को झकझोर दिया होगा। उस हादसे के बाद हमारे कानूनी तरीकों में क्या बदलाव आए? देखिए, भोपाल ने ना भारत की कानूनी नींद तोड़ दी। पहली बार हमें एहसास हुआ कि विकास की कीमत इंसानी जान नहीं हो सकती। सही बात है। इसी एक झटके से भारत का आधुनिक पर्यावरण कानून पैदा हुआ। इसे याद रखने के लिए कोड है, भाई MIC फंस गया। भाई MIC फंस गया, ये तो बहुत बढ़िया तरीका याद रखने का। कौन कौन से कानून थे ये? सबसे पहले तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में संशोधन कर उसे और सख्त बनाया गया। फिर आया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो भोपाल त्रासदी के ठीक बाद का नतीजा है। अच्छा। इसे हम अम्ब्रेला एक्ट भी कहते हैं, क्योंकि इसने पर्यावरण से जुड़े सारे कानूनों को एक छत के नीचे ला दिया। ये एक त्रासदी से जन्मा एक क्रांतिकारी बदलाव था। और इसके बाद? इसके बाद आया पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। ये बहुत खास है।
इसका मकसद था कि पीड़ितों को मुआवजे के लिए लंबी कानूनी लड़ाई का इंतजार ना करना पड़े। ताकि उन्हें तत्काल राहत मिल सके। जी, तत्काल वित्तीय राहत। और फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट यानी एनजीटी एक्ट 2010 ने पर्यावरण के मामलों के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की। तो औद्योगिक जहर से आगे बढ़े तो एक और डर है जो अदृश्य है, लेकिन शायद सबसे ज्यादा घातक है, परमाणु आपदाएं। इसका नाम सुनते ही चेर्नोबिल और फुकुशिमा की तस्वीरें दिमाग में आ जाती हैं। जी, न्यूक्लियर डिजास्टर्स मतलब परमाणु आपदाएं, इनका अर्थ है परमाणु नाभिक से निकलने वाले रेडिएशन यानी विकिरण से स्वास्थ्य या पर्यावरण को गंभीर खतरा। और इसकी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है। पर इसका असर पीढ़ियों तक रहता है। बिल्कुल। तो फिर इससे बचा कैसे जाए? जब दुश्मन अदृश्य हो तो लड़ाई कैसे लड़ें? इसके लिए विज्ञान ने हमें 4 सुनहरे नियम दिए हैं। इसे हम TDSC कोड से याद रख सकते हैं। TDSC? हाँ, T से टाइम यानी समय, विकिरण वाले स्रोत के पास कम से कम समय गुजारें। D से डिस्टेंस, दूरी, स्रोत से ज्यादा दूर रहें। दूरी बढ़ने पर असर कम होता है? तेजी से घटता है। फिर S से शील्डिंग, परिरक्षण, मतलब अपने और स्रोत के बीच कंक्रीट, सीसा या पानी जैसी मोटी ढाल का इस्तेमाल करें। और C से कंटेनमेंट यानी नियंत्रण। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है रेडियोधर्मी सामग्री को एक मजबूत बंद सिस्टम में कैद रखना। मैं एक बार एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के दौरे पर गई थी और वहां हर दरवाजे पर मोटे अक्षरों में यही लिखा था, ये वहां काम करने वालों के लिए जिंदगी और मौत का नियम है। भारत में इतने सारे परमाणु संयंत्र हैं, इनकी निगरानी कौन करता है? ये तो बहुत ही संवेदनशील विषय है। देखिए, इसकी कमान सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के हाथ में होती है। मुख्य नोडल एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, DAE, यानी परमाणु ऊर्जा विभाग। और रेगुलेटर? असली पहरेदार है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, AERB। यही संस्था लाइसेंस देती है, सुरक्षा के मानक तय करती है और ये सुनिश्चित करती है कि देश का हर परमाणु संयंत्र इन नियमों का सख्ती से पालन करे। ये तो हुई देश के स्तर की बातें, पर आपदाएं तो पासपोर्ट या वीजा लेकर तो नहीं आती, वो तो सरहदें नहीं देखती। तो क्या इन सब से निपटने के लिए? बिल्कुल, दुनिया एक साथ आती है। जब 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई तो उसने 14 देशों को प्रभावित किया। तब दुनिया को समझ आया कि अकेले लड़ना नामुमकिन है। सही। वैश्विक स्तर पर आपदा न्यूनीकरण का ये सफर 3 मुख्य पड़ावों से गुजरा है। इसे याद रखने का एक बहुत ही सरल कोड है YHS। YHS यानी यही है सही क्रम? हाँ, बिल्कुल। Y फॉर योकोहामा। 1994 में जापान के योकोहामा शहर में योकोहामा स्ट्रैटेजी अपनाई गई। यह पहला कदम था रोकथाम और तैयारी पर ध्यान देने के लिए। जी। फिर आया H फॉर हायोगो, ये भी जापान में हुआ, हायोगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, जो 2005 से 2015 तक था। ये 2004 की सुनामी के ठीक बाद का नतीजा था। इसका लक्ष्य था राष्ट्रों की रेजिलियंस यानी आपदा सहने की क्षमता को बढ़ाना। रेजिलियंस, ये शब्द बहुत सुनने में आता है। इसका सही मतलब क्या है? सिर्फ आपदा को सह लेना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा। सोचिए एक स्प्रिंग की तरह, जिसे आप दबाते हैं तो वो वापस अपनी पुरानी शक्ल में आ जाता है। रेजिलियंस का मतलब है कि कोई समाज आपदा के झटके के बाद कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से वापस सामान्य स्थिति में लौट पाता है, बिना टूटे। समझ गया। और YHS में S का क्या मतलब है? S फॉर सेंडाई। सेंडाई फ्रेमवर्क जो 2015 से 2030 तक के लिए है। यह मौजूदा वैश्विक ढांचा है। इसके 7 लक्ष्य और 4 प्राथमिकताएं हैं। और इसकी सबसे जरूरी बात क्या है? इसकी सबसे जरूरी बात है इसकी चौथी प्राथमिकता, बिल्ड बैक बेटर। बिल्ड बैक बेटर। हाँ, इसका मतलब है कि आपदा के बाद जब हम पुनर्निर्माण करें तो सिर्फ टूटी फूटी चीजों को दोबारा ना बनाएं, बल्कि पहले से बेहतर, मजबूत और सुरक्षित निर्माण करें, ताकि अगली बार वैसी ही आपदा से कम नुकसान हो। ये एक बहुत ही प्रगतिशील सोच है। बिल्कुल। और इस वैश्विक मंच पर भारत की क्या भूमिका है? क्या हम सिर्फ अनुसरण कर रहे हैं या अब नेतृत्व भी कर रहे हैं? भारत अब एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। हमने रूस, जर्मनी, सार्क देशों के साथ समझौते किए हैं, कई अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास आयोजित किए हैं, जैसे SAD-MX 2015, BIMSTEC DMX 2017 और SCO-JTEX 2019। अच्छा,
लेकिन सबसे बड़ी पहल है CDRI, मतलब कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भारत की पहल है। जी, इसकी घोषणा 2016 में भारत ने की थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह भारत की एक वैश्विक लीडरशिप पहल है और ये परीक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इन सब ढांचों और कानूनों के बावजूद जमीनी हकीकत तो यही है कि हर साल लाखों लोग आपदाओं की वजह से बेघर होते हैं। इसका पैमाना कितना बड़ा है? ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। UN के आंकड़ों के अनुसार हर साल औसतन 13.9 मिलियन लोग 13.9 मिलियन। जी, अचानक आने वाली आपदाओं जैसे बाढ़ और तूफान के कारण विस्थापित होते हैं। और यहाँ एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोई भी सरकारी टीम पहुंचने से पहले समुदाय ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। सही बात है। वही सबसे पहले बचाव का काम शुरू करता है, क्योंकि उनके पास स्थानीय ज्ञान होता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से तो ये समस्या और भी गंभीर हो रही होगी, खासकर गरीब और विकासशील देशों के लिए। बिल्कुल, और इसी के लिए वार्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म बनाया गया था। इसका उद्देश्य उन विकासशील देशों की मदद करना है जिन्हें जलवायु परिवर्तन के कारण लॉस एंड डैमेज, मतलब नुकसान और क्षति झेलनी पड़ रही है। तो ये एक तरह का मुआवजा तंत्र है। कह सकते हैं ये विकासशील देशों के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी और हाल ही में COP28 में जिस लॉस एंड डैमेज फंड को मंजूरी दी गई है वो इसी मैकेनिज्म का एक ठोस कदम है। चलिए अब इस पूरी चर्चा से कुछ ऐसे मोती निकालते हैं जो परीक्षा में से सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। कुछ रैपिड फायर बूस्टर पॉइंट्स हो जाएं। जरूर। भोपाल त्रासदी की गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। सेंदाई फ्रेमवर्क के वैश्विक लक्ष्य। 7। AERB का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग की नोडल एजेंसी। NIDM यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। और भारत की पहली अखिल भारतीय जैविक आपदा COVID-19। तो ये थी मानव जनित आपदाओं की कहानी और उनसे निपटने के वैश्विक प्रयासों पर एक गहरी नजर। ये सफर हमें बताता है कि गलतियां हमसे होती हैं, पर उनसे सीखकर बेहतर बनने की क्षमता भी हमी में है। बिल्कुल। जाने से पहले चलिए 30 सेकंड में मुख्य अधिनियम और वर्षों को दोहरा लेते हैं। जरूर, चलिए तेजी से दोहराते हैं। महामारी रोग अधिनियम 1857, भोपाल गैस त्रासदी 1984, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, NGT अधिनियम 2010, योकोहामा रणनीति 1994, ह्योगो फ्रेमवर्क 2005 और सेंदाई फ्रेमवर्क 2015। इस अध्याय से इतना ही। धन्यवाद। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अध्याय की ओर। नमस्ते दोस्तों, UP PCS और लेखपाल परीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट के इस महत्वपूर्ण अध्याय में हम उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन का ढांचा और इसकी संवेदनशीलता पर चर्चा करेंगे। आज हम इस विषय को एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ताकि परीक्षा के लिए जो ये तथ्य हैं उन्हें याद रखना थोड़ा आसान हो जाए। हाँ, तो हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में आपदा से निपटने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं हैं, प्रदेश के कौन से इलाके किस आपदा के लिए मतलब ज्यादा संवेदनशील है और सरकार क्या कदम उठा रही है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उस नींव से, उस बुनियाद से जिस पर आपदा प्रबंधन की ये पूरी इमारत खड़ी है। मेरा मतलब है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। हाँ, और ये साल 2005, ये याद रखिएगा। हाँ, ये तो सीधा MCQ में पूछा जाता है। बिल्कुल, इसी कानून के तहत पूरे देश और राज्यों में एक ढांचा तैयार किया गया और इसी अधिनियम के तहत बनी है हमारी पहली और सबसे बड़ी संस्था UPSDMA यानी यूपी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। इसकी स्थापना तो 2005 के एक्ट के तहत हुई, लेकिन इसके अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन हमेशा प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। इसे याद रखने के लिए एक छोटा सा कोड भी है, यूपी कप्तान CM। जैसे प्रदेश का कप्तान CM, वैसे ही UPSDMA का हेड भी CM। सही है, और इसका मुख्यालय जाहिर है लखनऊ में है। अच्छा, तो अब प्रदेश से उतर कर आते हैं जिले के स्तर पर। हर जिले में एक DDMA होती है यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। और इसका अध्यक्ष जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है यानी जिलाधिकारी, DM साहब। बिल्कुल। यहाँ एक बात समझने वाली है कि कैसे इस पूरे ढांचे को जमीनी स्तर तक लाया गया है। प्रदेश की जो भी योजना है वो जिले में DM के नेतृत्व में ही मतलब लागू होती है। और इन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए एक विशेष बल भी तो है। हाँ, SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ये NDRF की ही तर्ज पर बनी यूपी की अपनी बचाव टीम है। तो अब जब हमने ये संस्थाएं समझ ली हैं,
तो चलिए ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश को आखिर किन-किन आपदाओं का खतरा है। यहाँ से मेंस परीक्षा के लिए बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे। सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे प्रमुख आपदा है फ्लड्स, यानी कि बाढ़। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यूपी का लगभग 27% हिस्सा बाढ़ प्रवण फ्लड प्रोन है। 27%, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर हम यूपी के नक्शे को देखें तो ये खतरा सबसे ज्यादा कहाँ दिखता है? अगर आप यूपी के नक्शे को देखेंगे तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रभावित है। अच्छा। यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरयू, जिसे घाघरा भी कहते हैं, गंडक और राप्ती, ये हर साल तबाही लाती हैं। और यहाँ एक करंट अफेयर्स का अपडेट भी है जो मुझे लगता है परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बताइए। 2024 में गोरखपुर और कुशीनगर में राप्ती नदी के जल स्तर की निगरानी के लिए नए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगाए गए हैं। हाँ, ये बहुत ही जरूरी कदम है। इससे चेतावनी और सटीक हो जाती है। अच्छा, दूसरी बड़ी आपदा है अर्थक्वेक, यानी भूकंप। फिर से अगर नक्शे पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो नेपाल की सीमा से सटा हुआ है, हाँ, वो जोन 4 में आता है, जो कि एक उच्च जोखिम वाला हाई रिस्क जोन है। इसमें कौन कौन से जिले आ जाते हैं? इसमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद जैसे जिले शामिल हैं। और लखनऊ और तराई का जो बाकी क्षेत्र है वो जोन 3 में आता है, मतलब मध्यम जोखिम, मॉडरेट रिस्क। ठीक है। अब तीसरी आपदा पर आते हैं, ड्रॉट यानी सूखा। ये विडंबना है कि एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ सूखा। बिल्कुल। अब नक्शे के दक्षिणी हिस्से की ओर चलते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र जैसे झांसी, बांदा, महोबा और विंध्या क्षेत्र ये सूखे के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं। और इसी समस्या के समाधान के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना को इस क्षेत्र के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। इस पर काम चल भी रहा है। अगर ये सफल होती है तो इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। और चौथी आपदा है हीट वेव, लू। ये अब एक बहुत बड़ी आपदा बन चुकी है। हाँ, मई जून के महीने में मध्य और पश्चिमी यूपी के जिलों जैसे झांसी और आगरा में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है, जो जानलेवा है। बिल्कुल। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन आपदाओं से लड़ने के लिए सरकार कौन से हथियार इस्तेमाल कर रही है। मतलब प्रमुख सरकारी पहल क्या है? हाँ, सबसे पहले राहत आयुक्त कार्यालय, रिलीफ कमिश्नर ऑफिस। ये विभाग आपदा राहत कार्यों का नोडल केंद्र है, मतलब सारे काम यहीं से समन्वित होते हैं, एक तरह का कंट्रोल रूम। इसके बाद आते हैं टेक्नोलॉजी पर। दो बहुत महत्वपूर्ण ऐप्स हैं। पहला है सचेत ऐप। ये भारत सरकार का ऐप है जिससे आपदा की पूर्व चेतावनी और अलर्ट्स मिलते हैं। हाँ, और इसे यूपी में भी प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन जो दूसरा ऐप है वो यूपी के लिए खास तौर पर बहुत जरूरी है। आप दामिनी ऐप की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, दामिनी ऐप ये आकाशीय बिजली मतलब लाइटनिंग की सटीक चेतावनी देता है। और यूपी में बिजली गिरने से बहुत मौतें होती हैं। बहुत ज्यादा, खासकर किसानों की। तो इसे कम करने के लिए इसका प्रयोग अब अनिवार्य किया जा रहा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण योजना है यूपी आपदा मित्र योजना। हाँ, ये समुदाय की भागीदारी पर आधारित है। इसके तहत जो बाढ़ प्रवण जिले हैं वहाँ स्थानीय युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे आपदा के समय पहले मददगार बन सकें। ये गांव के अपने फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए, ये यूपी पीसीएस और लेखपाल के लिए सीधे सवाल हैं। बिल्कुल, ये एग्जाम बूस्टर फैक्ट्स हैं। एक एक करके इनको नोट कर लीजिए। यूपी में सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आती है? इसका जवाब है पूर्वी यूपी, घाघरा और राप्ती नदी के क्षेत्र में। सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड, इसमें कोई शक नहीं। भूकंप जोन 4 में कौन से जिले हैं? पश्चिमी यूपी के जिले जो एनसीआर क्षेत्र के पास हैं। और आपदा के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर? ये दो हैं, 1070 राज्य स्तर पर और 1077 जिला स्तर पर। 1070 और 1077। और दामिनी ऐप से जुड़ा एक और तथ्य याद रखिए, ये ऐप बिजली गिरने से लगभग 30-40 मिनट पहले अलर्ट दे देता है। अच्छा, 30 से 40 मिनट पहले? हाँ, ये समय सीमा परीक्षा में पूछी जा सकती है। चलिए अब 30 सेकंड में इस पूरे अध्याय के सबसे जरूरी पॉइंट्स को दोहराते हैं। एक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, यूपीएसडीएमए अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, डीडीएमए अध्यक्ष, जिलाधिकारी यानी डीएम, सबसे ज्यादा बाढ़ पूर्वी यूपी, सबसे ज्यादा सूखा बुंदेलखंड, भूकंप जोन 4, पश्चिमी यूपी, बिजली चेतावनी ऐप दामिनी और हेल्पलाइन 1070 राज्य के लिए
1077 जिले के लिए। बेहतरीन। तो आज हमने उत्तर प्रदेश के आपदा प्रबंधन ढांचे को काफी गहराई से समझा, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आखिर में आता है। हमने सरकारी सिस्टम की बात की, समुदाय की भागीदारी की बात की, पर इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका कहाँ है? क्या बड़ी कंपनियों को भी इसमें भागीदार बनाने की कोई योजना है? खैर, ये एक अलग चर्चा का विषय है। इस अध्याय से इतना ही। धन्यवाद। इसी के साथ हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास पूर्ण होती है। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए उपयोगी रही होगी। कमेंट करके जरूर बताएं आपको नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर चाहिए।